समुद्र तटरेखा पर दिखने वाले ये मैंग्रोव समुद्र की जड़ कहे जाते हैं। अगर मैंग्रोव नहीं होंगे तो समुद्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मैंग्रोव वैसे ही हैं जैसे समुद्री घास और कोरल रीफ, और इन सब के बीच में एक तालमेल होता है। मैंग्रोव मछलियों, झींगा और केकड़ों समेत न जाने कितने जंतुओं और वनस्पतियों को प्रजनन की जगह देता है। ये कई पक्षियों और जानवरों का बसेरा है और खाद्य श्रृंखला में इसका अहम योगदान है। एक दीवार की तरह न केवल चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में समुद्र के पानी को भीतर आने से मैंग्रोव रोकता है, बल्कि ये समंदर के खारे पानी को तट पर मौजूद नदियों और अन्य वाटर बॉडीज में मिलने से रोकता है। इसी वजह से लोगों के लिए वो पानी पीने लायक और खेती योग्य बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए इको एंड एनर्जी टॉक पर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और हम बात कर रहे हैं एक खास चीज के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया है पहले, मैंग्रोव्स के बारे में। मैंग्रोव जो भारत के समुद्र तट पर एक दीवार की तरह खड़े हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे एक्सपर्ट अनुराग दंडा हमें आज बताएंगे। अनुराग दंडा जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन से पहले वो WWF के साथ जुड़े रहे और वो सुंदरवन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो मैंग्रोव्स को लेकर और सुंदरवन के एक बहुत अथॉरिटी और एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो शुरुआत करना चाहता हूं, ये अभी जो चक्रवाती तूफानों की बात, साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, वो अब केवल ईस्ट कोस्ट में ही नहीं, वेस्ट कोस्ट में भी आ रहे हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंग्रोव्स को के बारे में असल में लोगों की जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या मैंग्रोव्स क्या काम करते हैं, ये क्या होते हैं, हम किसे मैंग्रोव कहते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए और ये मौका देने के लिए। मैंग्रोव की बात करें तो ये हमारे तटवर्ती इलाकों में उगते हैं। ये पौधे हैं एंड कई प्रकार के पौधे हैं। जैसे हम अगर अंग्रेजी शब्द यूज करें तो फ्रॉम ग्रासेस टू ट्रीज, मतलब खास प्रकार के भी पौधे हैं और बड़े बड़े पेड़ जैसे भी प्लांट्स हैं। सो इट इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन एंड हर जगह ये हर किस्म के नहीं उगते हैं। अलग अलग जगहों पे अगर उनके लिए फेवरेबल रहा तो वो उगते हैं और कई तटीय इलाकों में बिल्कुल ही नहीं उगते हैं। तो सुंदरबन मैंग्रोव इलाकों में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे विविध है। यहाँ की विविधता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े नदियों का मीठा पानी आके समुद्र से मिलता है। तो यहाँ पे इसलिए विविधता सबसे ज़्यादा है। और विविधता सिर्फ पेड़ पौधों में नहीं, यहाँ के जो प्राणी हैं उसमें भी विविधता बहुत है। आप लोग शायद जानते भी होंगे और हृदय जी आपको तो पता ही है, एकमात्र मैंग्रोव इलाका है जहाँ पे हम बाघ देख पाते हैं। और किसी मैंग्रोव इलाके में इतना बड़ा कार्निवोर जो मांसाहारी प्राणी होता है वो नहीं है। और इस मैंग्रोव एरिया के चलते बंगाल की खाड़ी में जो फिशरीज हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लाइवलीहुड देती है, स्टार्टिंग फ्रॉम थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के जो राज्य हैं अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, ये सब इस मैंग्रोव के बेनिफिशियरी हैं। मैंग्रोव फिशरीज का नर्सरी माना जाता है, इसीलिए इतना बड़ा फिशिंग सेक्टर, फिशरी सेक्टर सपोर्ट कर पाता है। अगर ये मैंग्रोव ना रहा तो फिर ये फिशरीज भी नहीं रहेगा। कई तरह के सर्विसेज भी उपलब्ध हैं मैंग्रोव, जैसे अभी आपने साइक्लोन्स की बात करी। साइक्लोन से जो तटवर्ती इलाके हैं
बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। बार बार हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में ज़्यादा है ये असर। लेकिन मैंग्रोव ना होने से ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। क्या करता है मैंग्रोव? हम जानते हैं ये चक्रवाती जो तूफानें हैं बहुत ही हाई एनर्जी सिस्टम्स हैं। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने में कायम है मैंग्रोव्स। सो ये तूफान जब लैंडमास की तरफ पड़ता है, उसका कुछ एनर्जी मैंग्रोव एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपने सीडर साइक्लोन के बाद बांग्लादेश सुंदरबंस के अगर फोटोज देखे होंगे तो बिल्कुल क्या कहते हैं, डैमेज थे और कई साल लग गए उन मैंग्रोव को रिजेनरेट करने में। तो ये सर्विस रहा है फॉर पीपल फर्दर इनलैंड। उनको इस शक्ति का कुछ हिस्सा नहीं झेलना पड़ा। मैंग्रोव जो उसकी एनर्जी है उसको तोड़ देता है और उसको बाधा बनता है उसके रास्ते में कि जब वो टकराए और लोगों की बस्तियों में घुसे, लोगों के खेतों में घुसे, तो उतना ज्यादा डिजास्टर्स ना हो जितना वो बिना मैंग्रोव की अनुपस्थिति में हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। तो ये एक और है। और दूसरा है जो जब साइक्लोन आता है तो पानी भी फूल जाता है और वो पानी, खारा पानी, वो भी तटवर्ती इलाकों के अंदर आ जाता है। और हमारे तटवर्ती इलाकों में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और ये खेती बाड़ी मीठे पानी से होता है, खारे पानी से तो होता नहीं है। तो जब जब खारा पानी इनके इलाकों में आ जाता है, इनका जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और ये बर्बाद कई सीजन के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब बर्बाद हो गया तो फिर अब में कर कोई बात। यस, ऐसा नहीं, क्योंकि वो खारापन वो रह जाता है जब तक वो मानसून आ के 2-3 बार उसको धो ना डाले, खारापन रह जाता है। मैं सर यहाँ पर दर्शकों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब हम बांग्लादेश गए थे, जर्नलिस्ट वहां पर हमको ले जाया गया था, तो बांग्लादेश में तो लोगों ने जो है जिसे हम जलवायु परिवर्तन की भाषा में, और आप तो एक्सपर्ट हैं, जलवायु एडेप्टेशन कहते हैं, उन्होंने अब खेती जमीन इतनी खराब हो गई कि उन्होंने उसको छोड़ के क्रैप फार्मिंग शुरू कर दी, केकड़ा जो है उसकी फार्मिंग शुरू कर दी और उसको साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो बाजार है तो वहां बेचते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो भारत की जो 1500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है वहां पर बहुत से किसानों की जीविका पर खतरा होने वाला है अगर मैंग्रोव नहीं बचेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से समुद्र स्तर बढ़ता जा रहा है, जिन तरह से ये साइक्लोन्स की जो शक्ति है, जो क्षमता है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो है ये बढ़ते जा रही है। और ये खारा पानी अगर अंदर आता रहा तो किसानों के लिए तो बहुत मुश्किल है। और इसका एक और जो फैक्टर है जो समुद्र के साथ नहीं लगा हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन के साथ नहीं है, संपर्क नहीं है, वो ये है कि नदियां हैं, बड़ी वाली नदियां, उन पे हम लोगों ने कई प्रकार के बैराज, डैम और पानी निकालने का है। और इसके चलते जितना पानी पहले समुद्र में पहुंचता था वो अब नहीं पहुंचता है। और किसी भी जो भी तट पर रहता है वो इंसान जानता है कि समुद्र का पानी धक्का लगाता ही है टुवर्ड्स द लैंड, और ये मीठा पानी धक्का लगाता है टुवर्ड्स द सी, और कहीं पे जाके वो बैलेंस बन जाता है। जैसे जैसे हम मीठा पानी का प्रवाह समुद्र में घटाते हैं तो एक सोच ये भी है कि एक सोच ये भी है कि जो पानी समुद्र में पहुंच गया वो वेस्ट हो गया एक प्रकार से। ये बहुत ही गजब किस्म का सोच है। लेकिन ये जब पानी नहीं पहुंचता है तो वो खारा पानी बहुत अंदर तक आ जाता है। वो जो बैलेंस है, वो जो बाउंड्री बनती है खारे पानी के और मीठे पानी, वो बहुत अंदर तक आ जाती है।
ये तो बात आपने हमें दिखाई थी जब हम सुंदरवन आए थे और आप वहां पर मौजूद थे कि दरिया की और समंदर की एक लड़ाई होती है डेल्टा पे एक तरह से, और वो दोनों अगर वो इक्विलिब्रियम हम बिगाड़ेंगे, चाहे वो डैम बनाएंगे नदियों में, नदियों की ताकत रोकेंगे, और चाहे मैंग्रोव को काटेंगे, तो जो सैलिनिटी है वो भीतर आएगी। तो ये इक्विलिब्रियम हम बिगाड़ नहीं सकते। इसके चलते, और आपने वो भी देखा होगा कि जब केकड़ा उगाते हैं, मतलब केकड़े की फार्मिंग करते हैं, और जब खेती बाड़ी करते हैं, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें बहुत फर्क है। अगर 1 हेक्टेयर जमीन पे हम धान उगाते हैं, कितने लोगों की जीविका निकलती है उसमें से, और 1 हेक्टेयर में अगर केकड़ा करते हैं तो उससे बहुत कम लोगों की जीविका निकलती है। हाँ, वो एक स्टॉप लेबर अरेंजमेंट सा है। हाँ, तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट सा भी है, और बहुत कम लोग इन्वॉल्व हो पाते हैं उस प्रकार के फार्मिंग में। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ऑक्यूपेशनल डिस्प्लेसमेंट होता है। सर आखिर में एक दो सवाल रहते हैं, उसमें एक सवाल यह है कि क्या आप बता सकते हैं दर्शकों को कि मैंग्रोव हमारी तटरेखा जो जितनी भी है 7500 किलोमीटर, उसमें रफली एकदम एग्जैक्ट आइडिया तो ऑफहैंड हो सकता है ना भी पता हो, कितना परसेंट तट में मैंग्रोव है और उस पर कितना बड़ा खतरा इस वक्त है? अच्छा, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि अपना जो कोस्टल एरिया है, ये जो आपने बताया 3500 नहीं 7500 का जो कोस्टल एरिया है, इसमें वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया सबसे छोटा है। ओके। जितने भी हमारे तटवर्तीय राज्य हैं, लेकिन मैंग्रोव का इलाका सबसे बड़ा है, सबसे घना है। सेकंड पोजीशन पे गुजरात, हाँ, और सेकंड पोजीशन पे गुजरात आता है, क्योंकि गुजरात का तट जो है वो 1600 लंबा है जी, और 1600 किलोमीटर, हाँ 1600 किलोमीटर, और गुजरात के तट में कई जगहों पे मैंग्रोव है। वहां के मैंग्रोव को खतरा है फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां के मैंग्रोव को, क्योंकि अगर आप देखें वहां पे, अगर आप देखें कि अरेबियन सी में जो चक्रवाती तूफानें आती हैं, एक तो कम आती हैं, और अगर आते भी हैं तो हिस्टोरिकली हम देखें ऐतिहासिक तौर पे उनका तोड़फोड़ करने का क्षमता भी थोड़ा कम होता है। अब वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इम्पोर्टेंट 2 स्टेट हैं, तो बिल्कुल 2 क्षेत्रों में हैं, एक पश्चिम बंगाल हो गया और एक हो गया आपका गुजरात। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, आप वेस्टर्न साइड में ले लें, कर्नाटका ले लें, महाराष्ट्र ले लें, केरला ले लें, तो इनमें कुछ कुछ मैंग्रोव सब जगह है। अच्छा। सिमिलरली अपने ईस्टर्न साइड में उड़ीसा में काफी बड़ा भितरकनिका का जगह है जो मैंग्रोव इलाका है, उड़ीसा में, और फिर कुछ हाँ उड़ीसा में भितरकनिका 350 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, वो पूरा ही मैंग्रोव इलाका है। और फिर तमिलनाडु में है, पिछावरम मैंग्रोव्स के नाम से हम जानते हैं। और गुजरात के बाद अगर हम देखें, सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो अंडमान में है। आखिर में सर कितना बड़ा संकट है? अगर 10 के स्केल में मैं कहूं कि अगर 10 का स्केल बेस्ट माना, 10 अगर बहुत सुरक्षित है तो हम 10 नंबर देते हैं, और बहुत बुरी हालत है हम 0 देते हैं, तो अनुराग दंडा जी कितने नंबर देंगे आपकी सुरक्षा, क्योंकि आप तो इसको दिन रात देख रहे हैं? हाँ रितेश जी, इसमें मैं आपको ये संख्या या फिर रिजल्ट बताने से पहले एक बताना चाहूँगा। नहीं, ये है कि अभी उनसा मैंग्रोव की परिस्थिति है, जैसे पिछावरम मैंग्रोव है, बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है, भितरकनिका भी छोटा है, अच्छा है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन और सी लेवल राइज के चलते जो हो रहा है, मैंग्रोव को समुद्र पीछे धक्का दे रहा है। पीछे का हिस्सा अगर घने आबादी वाला इलाका है तो वो मैंग्रोव को नहीं आने दे रहा है। इन जगहों पे इसको कोस्टल स्क्वीज कहते हैं। इन जगहों पे मैंग्रोव को खतरा सबसे ज्यादा है, समंदर से भी और जनता से भी, आबादी से भी। हाँ, आबादी से भी। जैसे मान लीजिए गुजरात के कोस्ट में जिस इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, उसको आप इतनी मुश्किल से हटा नहीं पाएंगे वहां से। तो अगर समुद्र को अंदर
ढकेल भी रहा है तो उसको जाने के लिए जगह नहीं है। और वैसे ही अगर हम देखें सुंदरबन में, जहाँ पे मैंग्रोव अभी सबसे बड़ा है, हालत भी ठीक है, लेकिन समुद्र धक्का लगा रहा है उसको। लेकिन घने आबादी वाले इलाका है, सुंदरबन आप खुद गए हैं, डिस्पाइट कि वो रूरल इलाका है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी शहरी इलाकों जैसा है। तो कोस्टल स्क्वीज मतलब दबाव दोनों ओर से, और मैंग्रोव को जाने के लिए जगह नहीं है। सो ये थ्रेट अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे। तो किया क्या जा सकता है? मतलब इसमें फिर वही बात आ जाती है कि आखिर में अगर मुझे पता है कि इसका आसान नहीं है बहुत जवाब, तो गुजरात और बंगाल जो 2 राज्य हैं, एक जगह आबादी का दबाव है ज्यादा है, एक जगह इंडस्ट्री का दबाव ज्यादा है, तो कर क्या सकते हैं इसको मैंग्रोव को? भी लोगों को समझना तो पड़ेगा कि मैंग्रोव को बचाना जरूरी है। नहीं, बचाना तो बिल्कुल ही जरूरी है। जहां पे मैंने कहा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो परमानेंट नेचर के हैं, उस वहां करने के लिए बहुत कम उपाय है। लेकिन जहां पे रूरल इकोनॉमी है, जहां पे डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है, उन जगहों पे मैंग्रोव के लिए जगह बनाने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो लोग इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का चेहरा बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे लोग भी इतने खुशहाल में तो है नहीं। तो उनकी अगर हम खुशहाली सोचें और अगर किसी और जगह पे सोचें, ऐसा नहीं कि वहीं पे खुशहाली करनी हो, कहीं और भी तो कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में अभी हो ही रहा है कि उनको दे हैव एक्सेप्टेड कि लोग हटेंगे ही हटेंगे, तो अगर हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो मेरे को सोचना पड़ेगा आगे चल के कि 30 साल में, 50 साल में किन किन इलाकों में लोग आ सकते हैं, और उनके लिए हम क्या क्या सुविधाएं ऑलरेडी तैयार करने की सोच सकते हैं और कर सकते हैं। और क्या है, इनका जो स्किल सेट है, स्किल सेट भी चेंज करना पड़ेगा। जो तटवर्ती इलाकों में मछली मारते हैं, केकड़ा पकड़ते हैं, उनको अगर हम ले आए शहरों में और कहें कि आप अपनी जिंदगी चला लें, वो तो नहीं हो पाएगा। तो उनके घर में जो कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, इनको अगर हम ओरिएंटेशन दें, इनको अगर हम ट्रेनिंग दें, तब जाके वो शहरी इलाकों में आके इकोनॉमिकली काम कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे मैंग्रोव भी बच सकता है। इंसान जो तटवर्ती इलाकों में जो हैं, जो जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, उनके लिए भी हल निकल सकता है। ये बहुत लंबी बात है, आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं या कुछ भी आता है तो वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल करेंगे, और मैं लोगों से कहूंगा कि आप सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं आपको फॉलो करें। अनुराग जी, आपने मुझसे बात की, वक्त निकाला, इतनी दूर से आप अभी मुझसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।